अलीगढ़ के नवागत जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया प्रेस बंधुओं से भेंट वार्ता की। उन्होंने कहा, जनपद उनके लिए नया नहीं है। यहाँ की भौगोलिक एवं सामाजिक स्थिति से वो अच्छी तरह से वाकिफ, इससे उन्हें जिला अधिकारी के रूप में कार्य करने में काफी सहूलियत होगी। बहुत नमस्कार। बहुत सारे लोग इसमें से नए होंगे और बहुत सारे लोग पहले के हैं जो जिनसे मैं वाकिफ हूँ, परिचित हूँ। तो सभी को जो पहले से उससे परिचित हैं और जो नए हैं वो भी परिचित होना इस नजरिए से आज की जान पहचान की वार्ता रखी गई है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इंद्र विक्रम सिंह हूँ, जिलाधिकारी अलीगढ़ के रूप में अभी तैनात हुआ हूँ। कुछ दिन पहले, इसके पहले मैं बलिया से आया हूँ। बलिया के पहले मैं शाहजहांपुर में था और उसके पहले नोएडा और उसके पहले शामली और उसके पहले आगरा और उसके पहले बहुत जगहों पर। तो वो सब आप लोगों को लगभग परिचित हैं उससे और वो कोई बहुत मौजूद बात नहीं है। अगर वो बात नहीं भी आती तो कोई बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अब मैं इतना एक बार आपके जनपद में आप लोगों के साथ हूँ। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का पहले भी सहयोग मिलता रहा है और हमें लगता है कि सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बस कहीं कहीं अतिरेक में आकर कुछ कदम ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण कई बार विधि व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है। तो वहां पर हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशीलता से कवरेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज का कोई भी पक्ष है, अगर वो किसी ने ऐसी हरकत कर दी है जिसका व्यापक असर बाकी लोगों को पड़ रहा है, तो हमको एक ब्रॉडर नजरिए से देखकर हमको उसके कितने हिस्से को लाना है। वो कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो सामान्य व्यक्ति है, उसने कोई ऐसी संवेदनशील बात कह दी जिसका असर बहुत बृहद रूप से समाज में पड़ रहा है, तो उसको हमें बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अदरवाइज उस नामाकूल से आदमी की बात का असर अगर अन्य लोगों पर पड़ेगा तो उससे समाज की कानून व्यवस्था की स्थिति, जनपद की कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होगी। तो आप लोग चूंकि फील्ड में होते हैं, कवरेज करते हैं, तो उस नजरिए से एक संवेदनशीलता के लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर कभी ऐसे अवसर आए तो ये जरूर ध्यान रखें कि इसका बृहद स्तर पर हमारे जनपद की शांति व्यवस्था के नजरिए से क्या प्रभाव पड़ेगा, और उस नजरिए से टारगेट तरीके से अगर आप उस खबर को देते हैं तो खबर के प्रति जो आपका समर्पण है, कमिटमेंट है, जो उसको दिखाने की आपकी कर्तव्य निष्ठा है, वो भी आ जाएगी और समाज भी उससे सुरक्षित रहेगा, उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। आप लोग अगर कोई प्रश्न पूछना चाहो तो पूछ लो, अगर कुछ कहना चाहो आप तो मुझसे कह लो, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा तो इसके बाद आप बोलोगे जरूर, पूछोगे जरूर। तो मैं आप ही को माइक देता हूँ। ये अनौपचारिक परिचय ट्रैफिक को लेकर बात आई है और जो हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए कुछ साथी हैं उनके रिकॉग्निशन को लेकर बात आई है। और एक बात आई है कि हमको बाइट्स मिल जाएं तो हम अच्छे से अपनी खबरें चला सकते हैं। तो मोटा मोटा यही बातें यहाँ पर निकल कर आई। एक हेल्थ सेक्टर की बात आई है कि वो जो सरकारी अस्पताल में MRI वगैरह होती है उसकी रिपोर्ट्स उतनी जेन्युइन और प्रॉपर नहीं होती, बाहर से वही जांच होती है तो और वो निकल आता है, अंदर से होती है तो नहीं निकलता। मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि पहले तो हमको ये मानना होगा और जानना होगा कि कोई भी काम जब होता है तो उसको करने में एक समय लगता है और उस समय में बहुत सारी तकलीफों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। क्योंकि मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर रहा हूँ और अच्छे खासे समय तक रहा हूँ, 3.5 ईयर आगरा में रहा हूँ और आगरा में स्मार्ट सिटी का चयन मेरे ही समय में हुआ था। उत्तर प्रदेश की दूसरी नगर निगम थी जिसका चयन हुआ और सबसे पहले दौर वाले में हमने चयन किया था उसका। एक जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भस्थ शिशु का जो एक समय रहता है माँ के गर्भ में रहने का, इसके बाद ही उसका जन्म होता है। इसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट अगर होता है विकास का तो शुरुआती दौर में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जब एरिया बेस्ड डेवलपमेंट हम करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको उसके अंदर डालना होता है। तो हम सड़क खोदेंगे, नाली बनाएंगे, उसको सुंदर करने की कोशिश करेंगे,
उसमें केबलिंग होगी, पोल शिफ्टिंग होगी। तो इस पीरियड में चूंकि वो बसे हुए शहर के अंदर हो रहा है, कोई न्यू सिटी तो बसाई नहीं जा रही, तो वहां पर जब हम कार्रवाइयां करते हैं तो साल भर 1.5 साल तक बड़ी तकलीफ रहती है। धूल उड़ेगी, लोगों को बार बार बिजली कटेगी, आवागमन की समस्याएं होगी, ट्रैफिक ब्लॉक होगा और वो सब कुछ होगा जो जिससे आपका शहर इस समय गुजर रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसे आपको थोड़ा बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि अब आप देखोगे अभी बारिश आने वाली है। बारिश में भी यहाँ पर जिन जगहों पर ये काम हुए हैं, अभी अधूरे काम है, वहाँ तकलीफजनक स्थिति पैदा होगी। वो तकलीफ हमें बर्दाश्त करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि इसको टाला नहीं जा सकता। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस पार्ट को हम बाद में करें। ये टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है। अगर हम इस साल की अवधि में इस साल का पैसा यूज नहीं करते तो हमें अगले साल का प्रोजेक्ट कास्ट नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता। भारत सरकार की फंडिंग होती है, टाइम बाउंड तरीके से हमें उसे कंप्लीट करना होता है, तो हमें कंप्लीशन का भी पीछा करना है। तो उस स्थिति में हमको टाइम ओवररन ना हो जाए, हमको हमारे बचे हुए पैसे मिल जाए, उसको हम यूज कर ले जाएं, ये सब भी बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है। प्लस सीवर का काम है या सड़क के अंदर अगर हम कुछ डाल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका काम है, तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। तो बारिश हो, गर्मी आए, सर्दी आए, उसका हम वेट नहीं कर सकते, उसको हम टुकड़ों में नहीं कर सकते। तो इस वजह से थोड़ा तकलीफ आने वाले समय में और होगी। हमको इस बात को समझना चाहिए। शायद प्रॉब्लम वहां आती है जहां हम प्रोजेक्ट को कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको हमने अभी स्टार्ट किया है, इसका एंडिंग पॉइंट ये है, इतने दिनों तक इस सड़क पे हम ये काम करेंगे, जिसके कारण इस प्रकार की तकलीफें पैदा होंगी। अगर ये बात हम बता कर रखें तो शायद पब्लिक उसके लिए मेंटली तैयार रहे। जैसे अखबार में हम एक खबर प्रकाशित करते हैं कि आज लाल डिग्गी इलाके में सुबह 4 बजे से सायंकाल 6 बजे तक बिजली नहीं रहेगी, तो आप पहले पानी भर लोगे, सुबह आप जो आपको जरूरी इंतजाम करने हो कर लोगे, अपना मोबाइल चार्ज कर लोगे, कुछ और करना है तो आप कर लोगे, उसके हिसाब से आप अपने दिमाग को तैयार कर लोगे। तो हमें लगता है वो पार्ट शायद मिसिंग हो जाता है जब हम डिटेलिंग करके आप लोगों के माध्यम से या डायरेक्टली पब्लिक से इंटरेक्ट करके हम उसको ये नहीं बता पाते या उस तरीके से नहीं बता पाते कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में इतना वक्त लगेगा। तो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो आने वाले 5-6 महीने 8 महीने तक और चलेंगी। तो हमको उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। वहां पर आपको खबरें देनी है, बिल्कुल दीजिए, लेकिन आप उस प्रकार की खबरें दे सकते हैं कि ये कार्य तेज गति से होना था, नहीं हुआ, इसमें यहाँ पर कार्य पूर्ण हो गया फिर भी ये कार्य छोड़ दिया गया है, यहाँ पर ये अवरोध है, जैसा इन्होंने कहा कि एक जगह पर अभी मैं नया हूँ तो देखूंगा इसको भी, ट्रैफिक के नजरिए से कोई बाधा उत्पन्न कर दी कि कोई अवरोध वहां पर सड़क पे छोड़ दिया गया, जबकि उसको हटाना जरूरी है। इन बातों की ओर ध्यानाकृष्ट किया जा सकता है ताकि अगर हमारी प्लानिंग में कोई फॉल्ट है हम उसको करेक्ट कर सकें, संशोधित कर सकें। ठीक है, वो बनी रहेगी, इस बात को हमें समझना चाहिए और इस बात को हमें आगे तक ले जाना चाहिए ताकि पब्लिक भी उसके लिए तैयार रहे। एक बात आई जल भराव की। जल भराव अलीगढ़ की पुरानी समस्या है, जहाँ तक मुझे पता है। हम लोग जब थे तब भी हम लोग इस पर बड़ी कोशिश करते थे और वो कोशिश क्या होता था, इधर पानी पंप करके उधर डाल देते थे, फिर जब उधर ज्यादा होने लगता था तो इधर डाल देते थे। इसका एक नेचुरल कोर्स में पानी, उसका रीजन ये है कि अलीगढ़ जो बसा है, इसकी बसाहट है वो कटोरा शेप में, बाउल शेप में, तो पानी तो नेचुरल कोर्स में जाता, अपने हिसाब से चलता। पहले ये इसलिए नहीं था कि आबादी का दबाव कम था, कच्ची सड़कें होती थी, उतनी पक्की सड़कें नहीं थी, आबादी उतनी विस्तृत नहीं थी, ताल ठोक में जिंदा थे जो कि बहुत सारे मर गए, बहुत सारों को हम लोगों ने पक्का कर दिया तो वहां तक जल प्रवाह के रास्ते अवरुद्ध हो गए आदि आदि। बढ़ते हुए मॉडर्नाइजेशन के कारण हम लोगों ने नाले नालियों में कचरा डालना शुरू कर दिया, पॉलिथीन का इस्तेमाल बहुत व्यापक हो गया, नाले चौक होने लगे, आज साफ करो कल फिर चौक हो जाता है, उसी स्थिति में आ जाता है। तो बहुत सारे दोष ये बढ़ती हुई व्यवस्था के कारण है और कुछ यहाँ की टोपोग्राफी है जिसके कारण ये दिक्कत है। तो इस पे कार्य चल रहा है और अभी हम जल्दी इसको लेकर एक और नगर निगम के साथ बैठक करने जा रहे हैं ताकि जो अधूरे कार्य हो उनको तेज किया जा सके।
एसटीपी के निर्माण के साथ कुछ सीवर लाइन के कार्य भी हो रहे हैं जो निकट भविष्य में जल्दी पूरे होंगे। कुछ ड्रेन्स की सफाई हुई है, लेकिन मैक्सिमम ड्रेन्स के बारे में अभी बताया गया उस दिन जनप्रतिनिधियों की बैठक में भी कि उनमें अभी सफाई की आवश्यकता है। तो उन पहलुओं से हम इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको कवर करें, लेकिन बारिश में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, उसके लिए भी हमको मेंटली तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 10 दिन 12 दिन ही बचे हैं बारिश को लेकर। और एक अपील मैं करूंगा आप लोगों के माध्यम से, पॉलिथीन और कचरा वचरा जो सार्वजनिक जगहों पर डाल देने की प्रवृत्ति होती है, उस पर भी आप लोग टोकाटाकी करते रहेंगे या सकारात्मक खबरें निकालते रहेंगे, ऐसे एक्सपोज करते रहेंगे, करते रहेंगे बीच में, तो उससे मशीनरी को बल मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एक बात आई थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कि ये जो माइक खुला तो बीच में किसी का माइक अच्छा किसी का मोबाइल पे कॉल आ रही है, माइक बंद कर ले, अपने सामने वाला किसी का बुलाओ। कोई नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम चल रहे हैं, तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में वर्ष पर्यंत बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, जिनको हम 15 अगस्त 2022 को कंक्लूड करेंगे। इसमें ये कोई साधारण बात नहीं है और कोई राजनीतिक बात नहीं, ना ही कोई सामाजिक बात है, ये राष्ट्र गौरव की बात है और राष्ट्र रहेगा तो हम सब रहेंगे। तो मेरा कहना है और मेरा अपील है आपसे कि जिस जगह पर हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, उसमें राष्ट्र प्रेम से लेकर कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी जरूर करें, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में एक तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। तो इस बार ये अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा हम लगाएं। तो ये हमारे लिए प्राइड की बात है, गर्व की बात है, लेकिन इसमें 2 पैसे हमारे खर्च हो सकते हैं। तो हम एक माहौल बनाएं इस बात के लिए कि हम अपने घरों में ध्वजारोहण करेंगे। एक समय में इसके लिए अधिकार लेना पड़ता था, अब माननीय न्यायालय ने सबको अधिकार दे रखा है, कोई भी ध्वजारोहण कर सकता है। तो कम से कम हम अपने घर में एक ध्वज लगाएं, ऐसी हम व्यवस्था करके रखें, ऐसी हम अपील करें, ऐसा हम एक माहौल बनाएं। दूसरा, अमृत महोत्सव वर्ष में पर्यावरण को बचाने के नजरिए से वृक्षारोपण, अमृत सरोवर और अमृत वन, इसको टारगेट किया जा रहा है। तो आप वन तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक पौधा जरूर लगा सकते हैं। तो अगर हम एक पौधा लगाएंगे और हर आदमी एक पौधा लगाएगा, एक ही लगाओ, मैं नहीं कहता आप बहुत सारे पौधे लगाओ, एक लगाओगे तो आप उसकी देखरेख कर पाओगे। तो ये आपका पर्यावरण के प्रति एक योगदान हो जाएगा। और एक अभियान से भी हम जुड़ जाएंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में लगाया गया हमारा ये वृक्ष पेड़। दूसरे, ऐसी जगहों पर जहां पर आजादी का कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई इतिहास रहा है, वहां कोई न कोई आयोजन अगर आप लोग बताएंगे तो हम लोग भी करेंगे, आप लोग उसको कवर करेंगे, आप लोग उसको प्रतिभाग करेंगे, तो उस जगह को रिकॉग्निशन मिलेगा, उस जगह को मान्यता मिलेगी और उसके बारे में लोग जानेंगे। एक अमृत सरोवर बन रहे हैं सभी गांव में, तो अमृत सरोवरों के निर्माण में अगर आपका कोई गांव है, गांव वाले का कोई गांव है, गांव वाले का हर एक का गांव है, तो वो अपना थोड़ा सा योगदान कर सकते हैं। ये योगदान आर्थिक रूप से आवश्यक नहीं है, उसकी देखरेख के नजरिए से, उसमें पौधा लगा देने के नजरिए से, उसमें कुदाल चला के 2 टोकरा मिट्टी निकाल लेने के आधार पे, ताकि उसका जुड़ाव हो जाए। जब एक बार उसमें जुड़ जाएगा तो उसका जुड़ाव हो जाएगा, तो वो उसका योगदान हम ले पाएंगे। अलीगढ़ के सभी निवासियों से अपील की है कि एक तो आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ सकें। और इसके प्रति सबसे अच्छा समर्पण भाव ये होगा कि 15 अगस्त 2022 को हम सभी अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज जरूर फहराएं। तो मेरी अपील है कि सभी लोग अपने घरों में राष्ट्र ध्वज 15 अगस्त के दिन अवश्य फहराएं। ये हमारी राष्ट्र के प्रति और हमारी आज़ादी के में स्वतंत्रता सेनानियों की दी गई कुर्बानियों के प्रति एक श्रद्धांजलि भी होगी और आने वाले बच्चों के प्रति एक प्रेरणास्पद कदम भी होगा। दूसरी, मैंने अपील ये की है अपने जनपद वासियों से कि पर्यावरण की चिंताएं हम लोग करते रहते हैं, लेकिन पर्यावरण से जुड़ाव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2 छोटे कदम हम उठा लें। एक कदम ये है कि हम एक वृक्ष जरूर लगाएं और उसका पालन पोषण करें, और दूसरा कदम ये है कि हम कम से कम पॉलीथीन के इस्तेमाल को लेकर या प्रतिबंधित किस्म की पॉलीथीन को लेकर आग्रही बने। हम किसी भी रूप में पॉलीथीन का इस्तेमाल करने से
बचें और अगर कोई कर रहा है तो उसे टोकें भी। वहाँ पर हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होना भी आवश्यक है। और तीसरी अपील मैंने जनपद वासियों से की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो योगा, हिंदुस्तान का योगा था, वो आज विश्व पटल पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है और भारतवर्ष की ये देन है विश्व को। तो इससे जोड़कर हमारे हर नागरिक को, बच्चे को, बूढ़े को, महिला को, पुरुष को, हर तबके को एक दिन जो 21 तारीख आएगा, 21 जून, उस दिन किसी न किसी रूप में योग के कार्यक्रम से अपने को जोड़ना है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक सप्ताह निरंतर, आज से लेकर के आने वाले एक सप्ताह तक निरंतर हम ये एक्टिविटी करें ताकि ये हमारी आदत में आ जाए और आने वाले समय में भी हम इसको कंटिन्यू रखें। ये न केवल हमारी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि हमको देखकर हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इससे प्रेरित होंगी, बच्चों में भी आदत आएगी तो उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तो इस नज़रिए से भी बहुत आवश्यक है। और जो चीज़ हमारे घर की है और विश्व में जिसको मान्यता मिल रही है, उसको घर में भी पूरी तरीके से पालन ना हो तो ये खेदजनक होगा। तो इस नज़रिए से मेरा आह्वान है कि आज से ही हम यौगिक प्रक्रियाओं से अपने आप को जोड़ें, जितना कर सकते हैं उतना करें, धीरे धीरे बढ़ाएं, लेकिन अपने आप को इससे जोड़ें। तो मैं इस आह्वान के साथ अपने जनपद वासियों का बहुत धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि वो इन तीनों बातों पर ज़रूर ध्यान देंगे और इस पर अलीगढ़ का नाम आगे आकर उच्च मानदंड